एक चीज और याद करो, अगर आपको याद हो कि सर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो सर 3 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता था। क्लास 9 में पढ़ा हमने। कैसा होता था? एक होता था सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज 2.45। मुझे सर इसका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ का मतलब सर जो हाईएस्ट कॉमन है उसको उठा लो। ये तो है। तो बोलो सर कॉमन कितने हैं? सर एक ही कॉमन ही था सर, कौन था? 3। क्या लगा रही है इसकी लीस्ट पावर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सर इसका एचसीएफ कितना है? 28। इसका मतलब सर जो एक नंबर होगा वो क्या होगा? पहला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 7 इंटू 28, और दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? वो 11 इंटू कितना? 28। जरा फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। हेलो बच्चों, तो आपको पता ही होगा कि वन शॉट वीडियो हमारे पीडब्ल्यू विद्यापीठ में स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज क्लास 10 का जो सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर का वन शॉट आपके सामने आएगा। लगभग लगभग 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर होने वाला है आपका। इसमें लगभग वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी वेटेज है इस चैप्टर की, कितने मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ये भी समझ पाएंगे। तो अगर बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज की, तो मोटा मोटा मिला के 6 मार्क्स का पूरा चैप्टर आता है, जिसमें से आपको पता ही होगा 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन आना फिक्स है। एक क्वेश्चन आपका इरेशनलिटी पे आता है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इतना मिला जुला के आपका मोटा मोटा पहला ये चैप्टर है। पहले इसमें काफी सारे टॉपिक्स हुआ करते थे, बट अब सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है रियल नंबर का, जिसमें बहुत कुछ खास है नहीं। इरेशनल नंबर ही आपको पढ़ने हैं ज्यादा से ज्यादा पूरे टॉपिक में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़नी है, इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ने हैं, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम, और भी कुछ एप्लीकेशन है जो आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको लास्ट में जो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी का आता था, जहां पे आपने सीखा ही होगा, वन शॉट चल रहा है इसका मतलब आपने पहले ही पढ़ लिया है। क्या सीखा है कि सर √2 √3 √5 या फिर 2 + √3 √3 - √2 ऐसे नंबर्स को आपने सीखा है कि कैसे इरेशनल प्रूफ करें, ये भी सीखा होगा। तो वापस से सारी चीजों का एक ब्रीफ रिवीजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रियल नंबर से। तो आपने ऐसा सीखा है कि सर ये पूरे पूरा जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है पीछे पिक्चर में, कि सर रियल नंबर किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो आप बोलोगे सर सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो मिक्सचर होता है यही आपका क्या होता है? रियल नंबर। अब सर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर वो कोई भी नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे सारे कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। और आपने ऐसे ये भी सीखा है कि सर 9th में सीख लिया वैसे, क्या सीखा है कि सर रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? सर जितने इंटीजर्स हो गए सारे रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर सारे रेशनल नंबर होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कौन से रेशनल होते हैं? चलो उसके बारे में भी एक स्लाइड बाद चर्चा करते हैं। ये सारी सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर में आपने सीखा था कि सर वो कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर लिखा होगा और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऐसे कुछ होगा, सर्ट्स जिसको आपने बोला था, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। उसके साथ साथ कुछ डेसिमल नंबर्स भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो भी थोड़ी देर में बताते हैं, याद करो। तो अगर मोटा मोटा बोला जाए तो हम यही बोलेंगे सर एक रियल नंबर को हम 2 पार्ट में ही सेपरेट कर दें, जिसमें से एक आपका रेशनल पार्ट हो जाएगा और एक आपका इरेशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा। रेशनल पार्ट आपको वापस से वही चीज, सर वो सारे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। एक चीज और याद करो, अगर आपको याद हो कि सर रेशनल नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो सर 3 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता था। क्लास 9 में पढ़ा हमने। कैसा होता था? एक होता था सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज 2.45। एक होता था सर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से 2.3 पे पार। एक ऐसा भी होता था जो ना ही टर्मिनेट करता था ना ही रिपीट करता था। आपको याद आ रहा हो तो शायद कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, सर 2.01 001 0001 एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ा होगा। ये 3 तरीके के आपके डेसिमल नंबर्स होते थे, जिनमें से आपने सीखा था कि सर हमारे जो स्टार्टिंग के दो हैं, दैट इज अगर डेसिमल एक्सपेंशन मेरा टर्मिनेट कर जा रहा है तो भी वो आप रेशनल नंबर होता था, और अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है? रिपीट कर जाता है, तो भी वो कैसा होता है? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आता है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ऐसा आपने सीखा है। तो एक टॉपिक आपका ये भी हुआ करता था आज से 1 साल पहले तक। अभी श्योरिटी इसमें क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में, बट मान के चलिए कि मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे बोलेगा सर एक एक नंबर दे देते हैं आपको 2/3, आप बताइए सर ये एक रेशनल तो है, इतना तो पता चली गया आपको। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेट कर जाएगा या रिपीट कर जाएगा? क्योंकि सर या तो इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा समथिंग समथिंग, वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, दो ही तरीके के हो सकते हैं रेशनल नंबर।
किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा या कैसा हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, तो कैसे बताइएगा? तो इसके लिए आप जुगाड़ रखें। एक जुगाड़ है आपका, जुगाड़ क्या कंसेप्ट है आपका कि सर सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी, अगर हमें पता करना है कि सर मेरा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, किसका, रेशनल नंबर का, तो आप सबसे पहले अपने जो फ्रैक्शन है p बाई क्यू, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो उसे कट पिट करके क्या कर दीजिए, बराबर। तो आप बोलोगे ठीक है सर, बराबर कर देंगे। सपोज आपका यहाँ पे लिखा होता कि सर ये लिखा है 15 डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है, 6। आप बोलोगे सर अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, कब लिखा जाएगा? जब इसके कॉमन फैक्टर्स को हम कट कर देंगे। आपको लग रहा होगा सर 3 से ये भी कट हो रहा है, 3 से ये भी कट हो रहा है, कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर ये 5 बाई कितना आएगा, 2। अब ये जो नंबर है 5 बाई 2 सिंप्लीफाई होने के बाद आपको चेक करना है कि सर इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इसका डिनोमिनेटर कैसा है। अगर इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, अगर इस स्टाइल का है, तब तो आप बोलेंगे कि सर ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर इस स्टाइल का नहीं है तो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये m1n क्या है, तो mn यहाँ पे होल नंबर से सिर्फ इसी तरीके का होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और अगर दिख गया तो टर्मिनेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर ये कुछ लिखा हुआ है, अच्छा अगर आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ ले कि ये जो आपने बताया इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का दिख जाए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, चलो कुछ भी लिख दो, या ऐसा दिख जाए 2 की पावर 3, हर बार 3 नहीं दिखेगा, 5, 6 कुछ भी दिख सकता है, कोई भी होल नंबर दिख सकता है, या ऐसा दिख जाए सर सिर्फ 5 दिख जाए, 5 की पावर 3, चलो बार बार 3 नहीं लिखना है, 5 की पावर 2। ये सारे के सारे टर्म्स अगर डिनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट ही करेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। जैसे सपोज यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये 5 पावर समथिंग है, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, 2 है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर समथिंग दिख जाए, 5 की पावर समथिंग दिख जाए, या दोनों ही दिख जाए, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको पता ही है सर 2.5 होता है, ऐसे कुछ होता है, तो टर्मिनेट कर ही जाएगा। अब इस फॉर्म का है तो भी टर्मिनेट करेगा सर, इस फॉर्म का है तो भी करेगा, और इस फॉर्म का है तो भी करेगा। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि सर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, तो इस फॉर्म का, मतलब 2 की पावर समथिंग की फॉर्म का है, 2 की पावर 1 है। आप बोलोगे सर 5 तो है नहीं, 5 भी है बेटा, इसमें 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं सब 2 बिल्कुल है, यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखा हुआ है। तो इस तरीके का कोई फॉर्म अगर डिनोमिनेटर में दिखा दो, कैसे कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। खेला है पूरा ये। कब नहीं टर्मिनेट करेगा, सपोज अगर यहाँ पे लिखा होता, ये लिखा होता 15, यहाँ लिखा होता 18, अब आप बोलोगे सर इसको पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई है नहीं ये, तो 3 से डिवाइड किया तो सर 3 से 5 टाइम्स ये चला जाएगा, 6 टाइम में चला जाएगा। अब इसके जरा डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा सर इसका डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आ रहा है। सर डिनोमिनेटर को देखना क्या आ रहा है, सर 2 की पावर समथिंग आ रहा है, 3 की पावर समथिंग आ रहा है, 2 पावर 1, 3 पावर 1 आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर इसका डिनोमिनेटर अब इस स्टाइल का नहीं है। सिर्फ 2 होता तो ये टर्मिनेट कर जाता, सिर्फ 5 होता तब भी टर्मिनेट कर जाता, 5 और 2 दोनों होता तब भी टर्मिनेट कर जाता, लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो अभी टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट करने की जो कंडीशन है वो इससे दिखती है कि सर इसके 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग होना चाहिए। तो अब ये कैसा है सर, यहाँ पे सिंस 3 भी आ रहा है तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा ये। आप डिवाइड करके देख लेना, अब ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो इतनी ही चीज आपको देखनी होती है। एक मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता था पहले, अभी भी चांसेस है भूले भटके पूछ ले, क्योंकि रेशनल नंबर तो है टॉपिक आपका। अगर आपसे पूछे कि सर ये देखो सिंपल सा सुंदर सा एक रेशनल नंबर लिखा है, इतना तो समझ में आ गया रेशनल कैसे पता चल रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होने वाला है, तो आप बोलोगे सिंप्लीफाई करो पहले इसको। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, कट रहा है काटो, किससे कौन कट रहा है देखो, सर 2 से कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है, 2 से काटा यहाँ पे कितना टाइम्स, 8 और फिर 4, इधर काटो सर 2 की पावर 5 हो गया सर। फिर बोलोगे फिर कट रहा है सर, देखो 2 से काटा कितने टाइम्स, 4 और 2, यहाँ काटो सर 2 की पावर 4 हो गया। फिर कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, फिर से काटिए 2 से, तो बोलेंगे सर फिर से 2 से काटा कितना हो गया, 2 की पावर 3, और यहाँ कितना हो गया 21। आप बोलोगे सर अब 2 से नहीं कट रहा है बट 7 से जरूर कट जा रहा है, कितना बचा जा रहा है 3। आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई हो गया, बचा क्या मेरे पास, सिर्फ यहाँ पे सर 3 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा
तो डिनोमिनेटर बचा मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू कितना 5 की पावर 4। ध्यान से देखिए, क्या आपका जो नंबर है सिंप्लीफाइड हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। क्या इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के स्टाइल का है? बिल्कुल ऐसा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। तो एक डेटा तो इतना पता चल गया आपको कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा ही नहीं है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? तो पहला बोला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, गलत हो गया, टर्मिनेट करेगा ना, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं सर, एक तो टर्मिनेट कर जाएगा, ये भी है, टर्मिनेट कर जाएगा, ये भी है, लेकिन उसके बाद एक और चीज ऐड करके पूछ लिया, ये बताइए कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा? ये एक और प्लस पॉइंट पूछता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो आपको करना कुछ खास नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। आप सिर्फ ये देख लीजिएगा कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, 2 और 3 में से, 2 और 5 में से किसकी पावर ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर इसकी पावर ज्यादा है, कितना? 4। तो ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। आप इसका नंबर भी बता सकते हैं टर्मिनेटिंग, अगर चाहे तो आप वो नंबर भी बता सकते हैं। कैसे? तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसे, ये 3 लिखा हुआ था, देखो ध्यान से, ये लिखा है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। अगर इसको हम 2 की पावर 4 कर दे तो हमें यहाँ 2 का एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक 2 यहाँ एक्स्ट्रा लाए तो यहाँ पे करेंगे तभी तो कट के वापस इतना हो जाएगा। इंटू कितना लिखा हुआ है सर? ये 5 की पावर कितना? 4। आप बोलोगे सर ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट मेरा जो हो गया वो हो गया 6, और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तुम्हें नहीं लग रहा है सर बेटा ये 2 इंटू 5 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं सर? बात तो वही हो गई। और आप बोलोगे सर ये कुछ इतना हो गया सर, 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर कितना? 4। आप बोलोगे ये ज्यादा आसान है सर, 1 0 0 0 0, सही लिखा हुआ है क्या? बता सकते हैं कितने डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, कितना हुआ बताओ? तो बोलोगे सर 0 पॉइंट कितना, 0006। क्या लग रहा है? वैसे ही बताया था 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करने वाला है, यही देख के बता दिया था। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही पूछेगा ना आपसे कि सर कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करने वाला हो, तो आपने यूं बताया सर जिस दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा है उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आपसे पूछता नंबर बताइए तो नंबर भी आ जाएगा आपके पास। तो अभी तक का जब पहले हुआ करता तो ये हॉट टॉपिक हुआ करता था, मान के चलिए एक क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा के हो सकता पूछ ले, ज्यादा चांसेस आगे से आने के, यानी फंडामेंटल थ्योरम से आने के हैं। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक है वो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो आपने पढ़ा है, और इसके छोटे मोटे एप्लीकेशंस है जो ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, और क्वेश्चन भी उनसे बने रहे हैं। सबसे पहले याद करिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता था। भैया ऐसा है कि एवरी कंपोजिट, ऐसा बोलता ही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस तो मतलब होता है फैक्टराइज एज वेल, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए किसके लिए बनाया गया था, तो आप बोलोगे सर एक कंपोजिट नंबर के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। वो थ्योरम ऐसा बोलता है कि कोई कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर अपने, हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी प्राइम के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि सर ये जो फैक्टर हैं किस ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद ही देखा है कि सर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, या आप इसको 3 इंटू 2 लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। तो आप बोलोगे सर दोनों ही केस में क्या ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है? सर ऑर्डर मैटर नहीं करता। खास बात यह है कि हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर है वो आपका कैसा होता है? यूनिक। इतना ही स्टेटमेंट बोला था, इस स्टेटमेंट घुमा फिरा के काफी सारे क्वेश्चन भी करता है कि सर ऐसे पढ़ सकते हैं आप, एवरी कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन। आप इसको दूसरे अगर लैंग्वेज समझेंगे तो कैसे समझ सकते हैं कि सर फॉर एवरी कंपोजिट नंबर देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सिर्फ एक ही ऐसा तरीका है जिससे आप इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। जबकि एक बात आपको ध्यान रखना है सर, ऑर्डर आपका मैटर नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि आप 2 इंटू 3 ही हर बार लिखें, आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूर रहेगा कि सर इसमें जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो किसी और में नहीं आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 कहीं और नहीं आएगा, 3 कहीं और नहीं आएगा, मतलब एक बार 2 और एक बार 3 सिर्फ इसी में आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर कुछ और ले लेते हैं, तो 2 और 3, जहां सिर्फ 2 और 3 होगा वो ऐसा एक ही नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोलता है। दिमाग में रखने वाली चीज यहां से सिर्फ यही 2-3 चीजें हैं कि सर सारे कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर कैसा होता है? यूनिक होता है, और सारे कंपोजिट नंबर को ही आप प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और किसी को नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे बनेगा तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन, ये भी एप्लीकेशन ही है इसका। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि सर क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में शायद ऐसे कुछ दिया होगा, 6 की पावर n प्रूव करिए कि सर 6 की पावर n कभी भी 0 सेंड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है 12 की पावर n कभी 0 सेंड नहीं करेगा। किसी को बनाना होगा तो 18 की पावर n बना लेगा, किसी को और बनाना होगा तो 5 की पावर n बना लेगा, उसकी इच्छा। जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये होना चाहिए आपका कि सर देखो किसी भी नंबर की पावर है और ये 0 सेंड कब करेगी। क्वेश्चन बोलता है शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर सर नेवर एंड विद 0, कभी भी ये 0 सेंड नहीं करेगा, भले n की वैल्यू कुछ भी लगाते चले जाओ, 10 12 15 कुछ भी लगाते चले जाओ, कभी भी 0 सेंड नहीं करेगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए देखो सर 0 बनता कब है, किसी भी नंबर में 0 बनता कब है। तो आपको लगेगा देखो सर अगर उस नंबर में 2 है और 5 है, उसके फैक्टर्स में अगर 2 है और 5 है तो एक 0 बन जाएगा। 2 2 है 2 5 है तो 2 zeros बन जाएंगे। चेक करो। अब इस पे एक और क्वेश्चन लेंगे, वो भी इसका एप्लीकेशन ही होगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर ये नंबर 0 सेंड करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब इसके फैक्टर यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 नहीं, 2 और 5 दोनों का कम से कम एक पेयर हो। एक पेयर होना चाहिए 2 और 5 का। अगर एक पेयर है तो ये आपका 0 सेंड करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा। तो आप यहां पे ऐसे बोलोगे सिंपल सिंपल कि सर देखो ऐसे ही है, यहां पे आप जब 12 का फैक्टर करने जाओगे तो आपको पता चलेगा सर 2 की पावर कितना होता है, 12 इंटू 4 इंटू 3 होता है 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आप 3। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि सर 12 के फैक्टर्स में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, और 5 नहीं आ रहा है तो बस आपको इसको लिखना है। बस उससे पहले आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि सर या आप ऐसे लिख दो सिंपल, सर एनी नंबर end with 0 if and only if there exists at least one pair of 2 and 5 कि सर कोई भी नंबर 0 से तभी एंड कर सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक पेयर किसका हो, 2 और 5 का। पेयर का मतलब अकेले नहीं आएगा, दोनों आने चाहिए, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। बट यहां आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है, बट यार ट्वेल्व हैज, या आप गिवन नंबर लिख सकते हो, बट हियर इट इज क्लियर दैट गिवन नंबर does not have 5 in its prime factorization। भाई इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, और हमें ऐसा पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि सर किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, उसमें यूनिक प्राइम नंबर्स आते हैं। इसका मतलब अगर इसमें 5 है नहीं तो 5 लाया नहीं जा सकता, वो ये बोलना चाहता है। एंड फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, देखो ऐसे लिख रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है भाई ऐसा बताए वी नो दैट prime factor of any composite number is unique।
So 5 can't be, 5 cannot be a factor of given number. सिंपल चीज थी, 5 इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, और जब 5 इसका फैक्टर नहीं हो सकता तो इस पे कभी 2 और 5 के पेयर आएंगे नहीं. दैट मीन्स there does not exist any pair of 2 and 5 in given number. So it will not end with 0. तो आपको सीधे सीधे इतना ही पता है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चीज जो है वो लिखने वाली है. आप अगर रूट 2 का रेशनल प्रूफ करेंगे तब भी आप 5 मिनट लिखेंगे. आप अगर ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तब भी आपको लिखना पड़ेगा. रीजनिंग मस्ट है, आपको लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक, सिंपल सा फंडा था आपका कि सर अगर 2 और 5 दोनों आ रहे होते हैं यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि सर 0 सेंड कर रहा है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं कर रहा है. उसके लिए आपको भूमिका बनानी पड़ेगी. कैसी भूमिका बनानी पड़ेगी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जैसे बड़े बड़े वर्ड लिखने पड़ेंगे. ऐसा लिखेंगे तो एग्जाम में समझ में आएगा आपने पढ़ा है, और आपने पढ़ा है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, कुछ ऐसा करना है. अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक का एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, एप्लीकेशन है. आपसे अगर पूछ दे कि बताइए कि एक मार्क्स का क्वेश्चन इस बार मान के चलिए कि इस स्टाइल से आने वाला है. आपसे बोलता है ऐसे कि फाइंड द जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन दिस. अगर आपसे बोल दे कि दिए गए नंबर में कितने जीरोस आने वाले हैं तो कैसे पता करा जाए? तो आपके दिमाग में होना ये चाहिए कि सर देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले, सपोज आपसे कोई पूछ लेता कि सर यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू सपोज 5 की पावर 3 इंटू सपोज कर लेते हैं 3 लिखा हुआ. अगर आपसे पूछा यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए देखो सर ऐसा है कि 2 और 5 का एक पेयर मिलता है तो एक जीरो निकालता है. अगर 2 और 5 के दो पेयर निकलेंगे तो 2 जीरो निकलेंगे, और अगर 2 और 5 के 3 पेयर बने तो 3 जीरो निकलेंगे. आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा सर देखो ऐसा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू कितना 3. आप बोलोगे सर ये जो क्वांटिटी है ना मस्त क्वांटिटी है, ये 2 और 5 की पेयर ही तो बता रहा है. तो आप बोलोगे सर देखो ये 2 और 3 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 हो गया. ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर ये 2 और 5, 2 इंटू 5 की पावर कितना है लिखा हुआ है 3. आप बोलोगे सर ये मस्त चीज है, ये लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है कितना 10 की पावर 3. अब पकड़ लोगे, आप बोलोगे सर ये 6 लिखा हुआ था और यहाँ पे कितना लिखा था 1 2 3 0. तो आपको सिर्फ इतना पकड़ना था कि सर आखिर इस नंबर में 2 और 5 के पेयर कितने बनने हैं. अगर 2 और 5 के यहाँ पे देखो 2 और 5 के कितने पेयर बनने, 3 पेयर बनने हैं. अगर 3 पेयर बनने हैं तो लास्ट में 3 डिजिट्स आने वाले, 3 जीरो आने वाले. अगर 2 और 5 के एक पेयर बनना होता तो एक जीरो आता होता लास्ट में. अभी कितने जीरो आ रहे हैं तो 3 जीरो आ रहे हैं. रीजन क्या है? तो सर 2 और 5 के कितने पेयर बनने थे. ठीक, वहां पे देखो 2 और 5 के कितने पेयर बनने हैं. तो आप जब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन में तो आपको ध्यान से दिखेगा, आप बोलोगे तो सर 2 यहाँ पे तो नहीं है, 5 भी यहाँ नहीं है, तो ये तो मोह माया है, इससे कुछ लेना देना नहीं है. ये आपकी पावर 4 लिखा हुआ, ये लिखा है 5 की पावर कितना 5. आप बोलोगे सर यहाँ पे होता है 2, ये 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितना 4. आप इसको जब पावर को अंदर लेके आएंगे तो बोलेंगे सर ये 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर क्या हो गया 4 हो गया. आपको सिर्फ इतना देखना है कि सर आखिर पेयर कितना बना. तो अगर आप ध्यान से देख के बताएं तो 2 और 5 के कितने पेयर बनना है, 2 3 4 5. तो आपको लगेगा सर 2 और 5 के पेयर की अगर बात करें तो पेयर सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनना है, क्योंकि 2 की पावर 4 है यहाँ पे, 5 की पावर 5 है, तो पेयर तो 4 ही बन पाएंगे, 5 नहीं बन पाएंगे क्योंकि एक 2 कम है. तो अगर 4 पेयर बनेंगे इसका मतलब इसके एंड में कितने जीरो आने वाले होंगे 4. 1 मार्क्स का क्लासिक क्वेश्चन इस बार के पैटर्न में आने की चांसेस 99%. ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके बनाए गए क्वेश्चंस. 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आया था 2024 का, मतलब अभी 2023 और 4 में जो बच्चे पेपर दिए थे. बेसिक मैथ में एक जगह आ गया था क्वेश्चन ये कि प्रूफ करिए कि ये एक कंपोजिट नंबर है. बचपन से आप करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे हैं तो आप लिखने का तरीका बदलेंगे. आप
कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो अब हमें करना है तो किस तरीके से करना है, आप तो बचपन से एक ही चीज करते आ रहे हैं सर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसा हो जाएगा आपका, कंपोजिट हो जाएगा। अब वो चीजें अगर यहीं पे लिखनी होती है तो क्या ही दिक्कत था, तो अगर आप लिखेंगे तब भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि फैक्ट फैक्ट है। तो आप बोलोगे सर देखो ऐसा है कि थोड़ी सी कला लगाओ, वो आपसे ये नहीं बोलेगा विदाउट सिंप्लीफाइंग, बोलेगा ऐसा नहीं पूरा सिंप्लीफाई करके फिर बताओ कंपोजिट है कि नहीं है, बोलेगा विदाउट सिंप्लीफाइंग चला के दिखाइए। तो आप बोलेंगे सर देखो इन दोनों नंबर्स में से अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ जो पार्ट है और यहाँ जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट हो रहा है कॉमन, वो कितना है 5, 5 इन दोनों में से हो रहा है कॉमन। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर दिस नंबर कैन बी रिटन एज ऑल्सो रिटन एज, कैसे, तो सर कुछ इस तरीके से, यहां जो उठाइए 5 कॉमन, जब 5 आप कॉमन उठाएंगे तो आपको लगेगा सर ये 7 लिखा है, इंटू 6 लिखा है, इंटू 4 लिखा है, इंटू 3 लिखा है, इंटू 2 लिखा है, इंटू 1 लिखा है। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, आपको सर लगेगा कुछ ऐसा कि सर ये जो कुछ भी नंबर है ना, इसको आप दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब पक्का दो या दो से ज्यादा ही यहाँ पे क्या आने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं। सर एक प्राइम नंबर तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, सर इतने पूरे को मिला के हो सकता है एक और प्राइम नंबर आ जाए, या एक से ज्यादा ही आएगा, कम तो आएगा नहीं। तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम हियर एक चीज तो क्लियर है सर, देखो सर क्या क्लियर है, तो ये क्लियर है सर, इट इज क्लियर दैट गिवन नंबर सर 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके। कैसे पता चल रहा है, एक तो यही है, यहां हो सकता है 2 हो, यहां हो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप बोलोगे गिवन नंबर हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इतना ही चाहिए था आपको। अगर आप क्लास 9 के कंसेप्ट से या बचपन वाले कंसेप्ट से करेंगे तो आप बोलेंगे तो सर इतना ही चाहिए था, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसके सर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं तो उसका खेल खत्म हो गया। अब वो कैसा हो जाएगा सर, वो नंबर बन जाएगा कंपोजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि उसके फैक्टर में 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। और अगर आप इसको क्लास 10 के कंसेप्ट करेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे सिंस वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ओनली कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि सिर्फ कंपोजिट नंबर ही ऐसे होते हैं जिनको आप प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपको वही वाला स्टेटमेंट यूज करके यहाँ पे आंसर देना, क्योंकि वो चाहता है कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करें, नहीं तो वो लिख देगा अगली बार, अभी तो लिखा नहीं है, वो लिख देगा कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्लेन दिस, कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है। तो आप बोलोगे सर एंड वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक शॉर्टकट लिखो सर, फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक वी नो दैट सर ओनली सो गिवन नंबर मस्ट बी, बस इतना ही चाहिए था। मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि सिर्फ कंपोजिट नंबर को ही आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने बता दिया कि सर इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर, बात खत्म। सो गिवन नंबर मस्ट बी कंपोजिट नंबर। दिया गया नंबर है कंपोजिट नंबर है, इतना ही है। तो एक ये क्वेश्चन आता है बेसिक मैथ वाले, खासकर ध्यान दें, बेसिक मैथ में तो ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर से इस टॉपिक का क्वेश्चन उठा कर देने का, तो एक ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब एक और एप्लीकेशन है आपका, अगर आपसे पूछे कि सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कहां यूज होता है, तो सर ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आपका यूज होता है। कैसे,
क्वेश्चन वापस से सीधे सीधे लिख के बोलेगा कि सर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ नहीं लिखा है तो अब यहाँ लिख के बोलेगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बचपन में जिस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे हैं वैसे नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आप एचसीएफ एलसीएम बताइए। तो अगर आपको उसका मेथड का यूज करना है तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालिए, फिर उसका ज्ञान देते हैं। तो आप बोलोगे सर 612 का जरा फैक्टर करिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 0 6, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा सर? 1 5 3, सर फिर 3 से आएगा कितना आएगा? 5 1, फिर 3 से जा रहा है सर कितना आ रहा है? तो 3 1 जा और 3 7 जा, कितना आ गया? तो सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70, सही लिखा। तो आप बोलोगे सर इसका तो पता चल गया हमें। दूसरे की बात करते हैं, 48 की बात करते हैं। तो आप अगर 48 की बात करेंगे तो आप फिर वापस से बोलेंगे सर 2 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा सर? 2, फिर यहाँ पे कितना? 3 4, 2 से जाएगा फिर 1 2, फिर 2 से जाएगा सर 6, फिर 2 से जाएगा सर 3, कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सही है। तो यहां से आपको दो चीजें पता चली कि देखो सर ऐसा है कि 612 को तो देखो सर हम ऐसे लिख सकते हैं, 612 इज इक्वल टू सर 2 का पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू कितना? 17। और 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 48 इज इक्वल टू सर कितना? सर 2 की पावर 4 इंटू कितना? 3। अब बात ऐसी होती है कि सर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करें आप, यानी इस मेथड का यूज करें, और आपसे कोई बोलिए कि सर एचसीएफ बताइए किसका? 612 और 48, इसका एचसीएफ बताइए या फिर इसका एलसीएम बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको वापस से याद दिलाना पड़ेगा, पुरानी चीजें हैं, आपने पहले पढ़ रखी है। सर देखो अगर आपसे बोलता है एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको जितने कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं सब उठा लो। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो सर या तो सिर्फ 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो जितने कॉमन फैक्टर सब उठा लिया, यानी 2 भी उठा लिया और क्या उठा लिया? 3 भी उठा लिया। अब उसकी जो लीस्ट पावर है, ये क्या बोलता है? सर कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, तो 2 की लीस्ट पावर कहां पे है? ये यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, दोनों में लीस्ट पावर कहां पे है? तो सर बोलोगे सर ये, तो लीस्ट पावर लगाइए, तो सर इसकी पावर कितना? 2। 3 यहां पर भी और यहां पर भी है, सर लीस्ट पावर कहां पे है? सर यहां पे है, तो सर लीस्ट पावर लगाइए, कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? तो सर 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3, कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 12 जो हुआ वो क्या हो गया? वो इस नंबर का एचसीएफ होगा। इन दोनों का क्या हो गया? एचसीएफ होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपसे एलसीएम पूछता कि एलसीएम बताइए इन दोनों का क्या होगा, तो आपको क्या करना है? आपको सर जितने फैक्टर सब उठा लो, सर 2 भी है 3 भी है तो सारे लिख लो ना, 2 भी लिख लो 3 भी लिख लो और क्या लिख लो? 17 एक और दिख रहा तो ये भी लिख लो। अब क्या करना है? तो आपको करना ये है कि सर जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है वो उठा के लगा दीजिए। अब सर 2 की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है सर दोनों में, सर वो सिर्फ 4 है। 3 की जो हाईएस्ट पावर दोनों में दिख रही है वो कितनी है? 2 है। और 17 की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो कितनी है? 1 है। तो करना कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना ही आपको दिमाग में लगाना है कि सर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर लिख के इसकी लीस्ट पावर लिख देंगे, और एलसीएम निकालना है तो जितने फैक्टर सब उठा लो, 2 दिख रहा है 2 उठा लो, 3 दिख रहा है 3 उठा लो, 5 दिख रहा है 5, सब उठा लो। सारे उठाने के बाद क्या लगा? तो उसकी हाईएस्ट पावर लगा दो, बस इतना ही खेल है। अगर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा एक और पूछा जाए तो आप कैसे बताइएगा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर इसके एक आध प्रॉपर्टीज और देखते हैं। लिखा है 72 का आप बताइए सर, 3 नंबर्स बोल दिए यहाँ पे सर, 72 120 और 612। आपसे बोलता है कि सर इनके प्राइम फैक्टर बताओ, तो बोलोगे सर 72 का फटाफट फैक्टर किया हमने, कितना है भाई? 2 टाइम्स 36 2 18 2 9 3, खत्म हो गया। अगला करो 120 करो, तो सर 120 का जब हमने फैक्टर किया तो कुछ यूं आ रहा है, 2 से सर 60, फिर 2 से सर 30, फिर 2 से सर 15, 3 से सर 5, सही है। उसके बाद आप करोगे 612 का भी तो पीछे किया था सर, 2 से किया कितना? सर 3 0 6, फिर 2 से किया कितना? सर 1 5 3, फिर 3 से किया कितना? तो 5 और 1, फिर 3 से किया कितना? तो बोलोगे सर ये आ रहा है 2 1 जा, फिर कितना? 2 7 जा। तो बोलोगे देखो सर सीन ऐसा चला कि 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, सही लिखा हुआ है देखो। उसके बाद सर 120 का जो प्राइम फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? तो सर 2 की पावर 3 हुआ और 3 हुआ और क्या हुआ? सर 5 हुआ। उसके बाद सर अगर 612 को आप देखें तो आपको पता चलेगा सर इसके फैक्टर में हुआ 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू कितना? 17 हुआ। आपसे बोलता है ऐसा है कि सर आप बताइए कि इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा? इन तीनों का एचसीएफ पूछ लिया भाई, किसका? 72 120 और लास्ट में 612। आपसे बोलता है इन तीनों का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब सर जितने फैक्टर्स कॉमन दिख रहे हैं वो सारे उठाओ,
तो सर कॉमन में सर या तो देखो 2 दिख रहा है कॉमन, या क्या दिख रहा है 3, तो आपको सिर्फ 2 और 3 ही उठाना है, सारे नहीं उठाने। 2 और 3 उठाओ, उसके बाद क्या बोलता है कि सर इसकी जो लीस्ट पावर लग रही है वो लगा दो। सर 2 की लीस्ट पावर यहां से यहां तक में कितनी है? सर 2 है। 3 की लीस्ट पावर यहां से यहां तक में कितनी है? सर 1 है। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 12 हो गया। अगर आपसे बोलता नहीं नहीं एक काम करो सर, इसका क्या बताओ, एलसीएम बताओ, 72 का, 120 का और किसका 612 का। अगर आपसे पूछता क्या बताओ इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम कैसे बताते? अरे आसान है सर, जितने फैक्टर सब उठा लो। कितने फैक्टर दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर देखो फैक्टर में 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 सब उठा लो। तो जितने प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं सब उठा लिया, 2 भी उठा लिया सर, 3 भी उठा लिया सर, 5 भी उठा लिया सर, 17 भी उठा लिया। क्या करें उसके बाद? हाईएस्ट पावर लगा दो। तो आप बोलोगे देखो सर यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर दिख रही थी 2 की वो सर 3 थी, 3 की जो हाईएस्ट पावर दिख रही थी सर वो 2 थी, 5 की तो एक ही पावर दिख रही है, 17 की भी क्या दिख रही है? एक ही पावर दिख रही है। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म, आसानी से हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 मार्क्स में, कभी कभी बेसिक मैथ में खासकर पूछ लेता है, सब पढ़ो सब बढ़ो, तो उसमें तो पूछता ही होता है। ये छोटा क्वेश्चन एक और लिखा हुआ आपसे बोला है कि सर अब इस 2 नंबर्स के क्या बताइए, एचसीएफ एलसीएम बताइए, वही प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, बताइए कैसे बताइएगा आप? वापस से आपको करना ही समझ में। सपोज करिए यहाँ पे ए बी और सी 3 कोई प्राइम नंबर्स हैं, इस तरीके से सोचिए। तो आप बोलेंगे तो सर 32 का पहले फैक्टर कर लो। 32 के बारे में हमको पता है कि 32 कितना होता है, 2 की पावर मेरे ख्याल से 5 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 होता है। तो ये तो इतना ही होता है सर। 30 के अगर फैक्टर्स करें तो 30 क्या होता है? तो 30 आई थिंक 6 इंटू 5 होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू कितना 5। तो एक तरीके से अगर आप इस नंबर को देखें तो आपको लगना चाहिए सर पहला वाला नंबर जो मेरा हो गया वो कुछ यूं हो गया कि सर ये तो है 2 की पावर 5 इंटू ए की पावर 6, बी की पावर 2 और सी की पावर कितना 5। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर मेरा कुछ यूं हो गया, देखो सर ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 ए का क्यूब, बी के पावर 7 और डी। अगर आपसे बोले कि सर इन दोनों का क्या बताइए, सर इन दोनों का बताइए एचसीएफ कितना होगा, तो आपको सर एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो जो फैक्टर कॉमन दिख रहे सब उठा लो। सर 2 कॉमन दिख रहा था उठा लिया, सर ए कॉमन दिख रहा था उठा लिया, सर बी भी कॉमन दिख रहा था सर उठा लिया। क्या लगा दे उसके बाद? लीस्ट पावर लगाइए आप इनकी। तो आपको लगेगा सर 2 की लीस्ट पावर कहाँ दिख रही है, यहाँ या यहाँ? तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, छोटी पावर कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है, तो 2 की पावर 1 होगी। ए बताइए, तो आप बोलोगे सर ए की लीस्ट पावर ऊपर दिख रही है, तो यहाँ 2 लगा दिया सर। सर बी तो सर दोनों में दिख रहा है, बी की लीस्ट पावर, ए की लीस्ट पावर 2 नहीं दिख रही है, ए यहाँ है ए यहाँ है, ए की लीस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। तो आप बोलोगे सर ए की पावर कितना लगा दिया? 3। बी को देखो, बी यहाँ है और बी यहाँ है, लेकिन बी की लीस्ट पावर जो दिख रही है वो कितनी है? ये दिख रही है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो ये आएगा। यही अगर आपसे बोल दिया होता कि नहीं नहीं आप एक काम करिए इसका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम में आपको क्या करना है, सारे फैक्टर्स उठा लो। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं? तो 2 दिख रहा था, 3 दिख रहा था, 5 दिख रहा था, ए बी सी डी सब उठा लो, सब उठा लो। तो आप बोलोगे सर 2 भी उठा लिया सर, 3 भी उठा लिया सर, 5 भी उठा लिया सर, और कुछ बताया क्या? सर ए भी उठा लिया, और क्या उठाया सर? सर बी भी उठा लिया सर, सी भी उठा लिया सर, डी भी उठा लिया, सारे के सारे फैक्टर्स उठा लिया हमने। क्या करना है इसका? हाईएस्ट पावर लगाइए। एलसीएम के केस में आपको क्या लगानी है? हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर देखो 5 दिख रही है सर, 3 की हाईएस्ट पावर देखो एक ही है सर, 5 की हाईएस्ट पावर देखो एक ही है सर, ए की हाईएस्ट पावर देखो तो ए यहाँ है ए यहाँ है, ए की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 6। बी की हाईएस्ट पावर देखो, तो आप बोलोगे सर बी की हाईएस्ट पावर दोनों में 7 दिख रही है, सी की हाईएस्ट पावर देखो तो 5 है सर, डी की हाईएस्ट पावर तो एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 2 चीजें हैं जिसपे कभी कभी क्वेश्चन आपसे छोटा मोटा पूछ लेता है, ठीक। इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर सपोज आपके पास 2 नंबर्स होते, एक नंबर आपके पास होता 6 और दूसरा नंबर होता सपोज आपके पास 15 है। आप बोलते 6 क्या होता है सर? तो 6 होता है 2 इंटू 3। सर 15 क्या होता है सर? तो 15 होता है सर 3 इंटू 5। अगर आपसे पूछ ले कि एक काम करो सर इन दोनों का क्या बताओ, इससे बहुत ध्यान से देखना, एक पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है, दिमाग में आपका रिजल्ट जैसे दौड़ेगा अभी। तो अगर आपसे पूछे कि सर इसका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ का मतलब सर जो हाईएस्ट कॉमन है उसको उठा लो, ये तो है। तो आप बोलोगे सर कॉमन कितने हैं? सर एक ही कॉमन ही था सर, कौन था? 3। क्या लगानी है इसकी? लीस्ट पावर, तो सर एक ही है। एलसीएम बताइए जरा इसका ध्यान से, तो आप बोलोगे सर एलसीएम जितने फैक्टर सब उठा लो, तो आप बोलोगे सर 2 भी उठा लिया सर, 3 भी उठा लिया सर, 5 भी उठा लिया, सारे सारे उठा लिए। जो खास बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना है? 3। अगर 2 नंबर का एचसीएफ 3 है तो ये पहले वाले नंबर में भी आएगा, ये दूसरे वाले नंबर में भी आएगा, और ये इन दोनों के एलसीएम में भी आएगा।
एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है कि सर क्या 2 नंबर का एचसीएफ 3 और एलसीएम ये हो सकता है? तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देखो सर ऐसा है कि 3 यानी जो एचसीएफ है ये पहले वाले नंबर में भी होता है, सर ये दूसरे वाले नंबर में होता है और ये तीसरे वाले नंबर में होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ पहले नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, दूसरे नंबर को भी कर सकता है और एलसीएम को भी डिवाइड कर सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि कोई नंबर पूरे पूरे एलसीएम को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो सकता है? उसका एचसीएफ हो सकता है। एक और खास बात देखो, अगर यहां पे आपसे कोई पूछे कि सर 6 और 15 का रेशियो बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे सर 6 और 15 काटो पिटो, तो क्या ये 2:5 आ रहा है क्या? 3 से काटा, उससे काटा। अब याद करिए, आप बचपन से ऐसा चीज पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सोचिएगा। अगर बचपन से आपने ऐसा सीखा है कि सर 2 नंबर अगर 2:5 में हैं, 2 नंबर्स अगर कैसे हैं 2:5 में है, तो पहला नंबर क्या होगा? 2x, ऐसे सीखा आपने। दूसरा नंबर क्या होगा? 5x। वो ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि सर अगर 2 नंबर का रेशियो 2:5 है और अगर आपको दे दिया जाए कि इसके एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इसका 3 है, तो तुम्हें नहीं लग रहा है सर ये आया कैसे होगा नंबर? ऐसे ही तो आया होगा। देखो, इसका मतलब ये x कुछ और नहीं होता। ये जो आप x लिखते आ रहे हैं आज तक जिंदगी में, वो x क्या है? वो x क्या है? ये सर इसका एचसीएफ ही है। इसका मतलब कभी भी अगर आपको 2 नंबर का रेशियो दे दे और आपको ये भी दे दे कि सर उसका एचसीएफ कितना है, दिस, तो एचसीएफ आसान चीज होती है। 2 नंबर अगर इस रेशियो में है और आपको दे दे कि सर उसका एचसीएफ कितना है, सर उसका एचसीएफ कितना है 3, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 कितना? 15। एक मार्क्स का क्वेश्चन से बनता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको दिमाग में देनी चाहिए कि सर एचसीएफ की क्या खास बात है कि एचसीएफ सर इन दोनों के कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब कभी भी अगर रेशियो दिया है तो जो x लिखा होता है 2x और 5x, उसमें x कुछ और नहीं होता है, एचसीएफ होता है। शानदार चीज है। दूसरी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, सर एचसीएफ इसको भी डिवाइड कर देगा, उसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। तीसरी चीज जो यहां से आपको दिमाग में आनी चाहिए, एचसीएफ एलसीएम में काम आती है, वो ये कि सर 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा इन दोनों से छोटा होता है और 2 नंबर का एलसीएम हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन में जब आपको समझ में नहीं आया ग्रेटेस्ट कि सर फाइंड द लीस्ट कैपेसिटी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे ऐसे करके, तो कभी कभी वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको दिमाग में ये बैठा के रखना है कि सर जिस नंबर की रिक्वायरमेंट है वो इनसे डिविजिबल होने के साथ साथ इनसे बड़ा है या इनसे छोटा है। अगर वो इनसे छोटा है इसका मतलब एचसीएफ, और अगर उससे बड़ा सेंस आ रहा है कि नहीं सर वो जो भी नंबर होगा बड़ा होगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर एलसीएम निकलेगा। ये छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहीं से एक आप रिजल्ट और भी निकाल सकते हो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहीं से, तो आपको पता चलेगा। देखो सर ये पता चलेगा, ये 2 नंबर से 6 और 5, 6 और 5 का जरा प्रोडक्ट करिए, कितना होता है? 6 और 15 का कितना होता है? 90 होता है मेरे ख्याल से। अभी आपने इधर थोड़ी देर पहले इसका निकाला कि सर इसका एचसीएफ कितना था? 3, और उसका एलसीएम कितना था? ये भी मल्टीप्लाई कर तो मेरे ख्याल से 30 होता है। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 30 किया, वो भी कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। बहुत आसान सी चीज है ये भी। इससे भी कभी भी क्वेश्चन बनता है, बनता ही बनता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये 1 मार्क्स की आपको दिखेगी। कहां गई, कहां गई? ये प्रॉपर्टी आपको 1 मार्क्स में दिखी दिखेगी। बोलेगा सर 2 नंबर्स है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना, तो बताओ नंबर्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपसे बोलेगा सर गिवन दैट, इस क्वेश्चन को देखो 2 तरीके से कैसे पूछ सकता है। आपको ऐसे पूछेगा कि देखो सर ऐसा है कि द एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स को मतलब इंटीजर्स की बात कर रहा है, 2 नंबर्स का आपको एलसीएम दे रखा है। कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। और क्या दिया हुआ है? एंड देयर एचसीएफ इज इतना। 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। आपसे बोलता है कि सर अगर फर्स्ट नंबर जो है वो 189 है, तो बताइए सेकंड नंबर क्या होगा? सेम क्वेश्चन को पूछने का एक और भी तरीका हो सकता है। वो बोलेगा देखो सर अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ 27 है, 2 नंबर का एलसीएम 2079 है, तो बताइए दूसरा वाला नंबर क्या होगा? पहला नंबर तो दिया हुआ है, दूसरा वाला नंबर क्या होगा? तो सेम दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि देखो सर वी नो दैट, हमें एक चीज पता है, और वो चीज क्या पता है कि देखो सर 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, और इन्हीं दोनों का जो एलसीएम जो होता है ना, इसका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। दैट इज ए इंटू बी के बराबर होता है। बस फटाफट आप लगाइए। आप बोलोगे सर देखो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? तो सर पहला नंबर एक्स है, दूसरा क्या है?
सर 189। आपसे बोला सर इसका एलसीएम कितना है, तो आपको क्या लिखा था सर, इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना सर 2079। इसका एचसीएफ कितना है सर, तो आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ भी दे रखा है, कहाँ है 27। आपसे पूछ रहा है नंबर्स बताइए, ये एक्स लिखा हुआ है, आपसे पूछता क्या है इसका एलसीएम बताइए, एक्स बताइए। आप बोलोगे सर काटो पीटो बराबर करो, क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या। आप बोलोगे सर 9 से कट रहा है, 2 1, इधर काटो 9 से 3, फिर कट रहा है सर 3 से काटो, काट दिया सर कितनी बार 7 टाइम, फिर कटेगा, कटना ही है इसे। तो बोलोगे सर अगला कटे इससे काटो 7 से काटो, कितनी बार जाएगा, कितना 297 हो, सही से बता रहा हूँ ना। तो आप बताओ बोलोगे सर देखो एक कटा और कुछ इतना कट गया, यहीं हमें पता चल गया सर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर 297। इसका मतलब सर जो दूसरा नंबर है वो क्या है सर, वो ये है। हो गया आसान। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर ऐसे। कल को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर, आपको ये दोनों नंबर दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, दोनों नंबर नहीं देता, आपको देगा सर एक नंबर ये दे दिया, एक नंबर ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, ऐसी क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ 2 मार्क्स इसलिए लिखा, बेसिक मैथ में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, और स्टैंडर्ड में आ गया तो 1 मार्क्स में पेपर आएगा ये, ठीक है। साथ ही साथ एक जरा क्वेश्चन इसको देखो बहुत ध्यान से, आपसे बोल रहा है कि सर ऐसा हो सकता है क्या, is it possible to have two numbers whose SCF is 18 and LCM is 760? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सर दो नंबर का एचसीएफ इतना हो और उनका एलसीएम इतना हो, ये कौन सा बवाला है। तो आप बोलोगे सर सीन ऐसा है, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था हमने कि सर 6 और 15 का जो एचसीएफ था वो कितना आ रहा था, तो आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ कितना था 3 था, और सर इसी का एलसीएम आपने निकाला था तो वो कितना निकाला था 30 निकाला था। 3 एक ऐसा नंबर था, अगर ये इसका एचसीएफ होता, सपोज दो नंबर हमें नहीं पता है दो ये है कि नहीं है इसका एचसीएफ, अगर ये इसका एचसीएफ है तो इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा सर, ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो अगर ये इसको डिवाइड कर देता है पूरी तरीके से तो आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ है, और अगर नहीं करता तो नहीं है। आसान सी चीज। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सर क्या 760 में 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरे तरीके से आप बोलोगे सर क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप चुपके से इसको डिवाइड करिएगा, 760 को आप 18 से डिवाइड करिए, बताइए कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से 720 इतना कुछ आएगा, अब कितने जाएगा 40, अब नहीं कटेगा ना, रुक गया। तो आप बोलोगे सर देखो एक चीज हमें पता चला कि कट जाता है तो इसका मतलब डिविजिबल है, डिविजिबल है इसका मतलब इसके फैक्टर में होगा कहीं ना कहीं। तो आप बोलोगे 760 कैन बी एक्सप्रेस एज 18 इंटू 4 प्लस का कितना 40। दैट इज एक चीज क्लियर हो गई हमारे पास, वो ये कि सर ये इसके फैक्टर में नहीं आ रहा, दैट इज 18 जिसको ब्रैकेट में लिख देना सर एचसीएफ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 760। 760 क्या था एलसीएम, सर 18 जो है जो कि एचसीएफ था वो इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है इसका मतलब इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। सो इट इज क्लियर दैट, सो अगर इसको डिवाइड कर जाता तो ऐसा पॉसिबल होता कि सर दो नंबर्स हैं इसके एचसीएफ इतने हैं तो एलसीएम इतने हैं, डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख दो, सो देयर exist no such numbers for which SCF is 18 and LCM is 760। खत्म। अगर इसको डिवाइड कर देता या इसका फैक्टर होता तो ऐसे नंबर्स पॉसिबल थे, अभी नहीं है। सही है। एक क्वेश्चन ये भी देखो छोटा सा, चांस ऐसा है कि ये भी इस साल पूछ ले, आपसे बोलता है ऐसे कि सर दो नंबर्स हैं उनका रेशियो इतना है और उनका एचसीएफ दे रखा है भाई। अभी थोड़ी देर पहले तुमको ज्ञान दिया कि सर अगर दो नंबर्स ऐसे हैं तो पहला नंबर क्या होगा 7x, दूसरा नंबर क्या होगा 11x। उसके साथ साथ तुम्हें ये भी बताया कि सर इन दोनों नंबर में जो x है वो क्या होता है, सर ये x इन दोनों का कुछ और खास नहीं होता, ये इन दोनों का क्या होता है एचसीएफ होता है।
और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सर इसका एचसीएफ कितना है 28। इसका मतलब सर जो एक नंबर होगा वो क्या होगा, पहला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 7 इंटू 28, और दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, वो 11 इंटू कितना 28। जरा फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। ये कितना हो रहा है भाई, ये 196, और ये कितना हो रहा है 308। क्या पूछा है, सम ऑफ द दीज टू नंबर्स इज, इन दोनों नंबर्स का सम बताइए। वो ये भी नहीं पूछा कि नंबर्स बताइए, कभी कभी पूछता है छोटा वाला नंबर बताइए बड़ा वाला नंबर बताइए, नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है ऐसा है कि सर दो नंबर्स अगर इस रेशियो में उनका एचसीएफ ये है। अब जिसको पता है कि एचसीएफ ऐसा होता है वो तो कर लेगा, नहीं पता तो कष्ट होगा। तो बोलो सर इन्हीं दोनों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है सर। सम तो हम यू बता देंगे सर, बताओ सम फटाफट। तो आप बोलोगे 504। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। इतनी कला है, अगर आपको इतनी कला आती है तो आप कर ले जाएंगे। ये बारीकियां पता होनी चाहिए आपको इसके लिए, तब आप कर पाओगे। ये भी क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखिए। जिस तरीके से बच्चा सोच रहा है आप भी सोच में पढ़ेंगे। बोलता है ऐसा है कि देखो सर तीन नंबर्स हैं, पहला नंबर आपको देख रखा है वहां पे, आपकी सुविधा के लिए यहां लिख दिया जाता है। ए इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है सर, सर 2 की पावर 3 लिखा है, सर 3 की पावर 2 लिखा है, और क्या लिखा है 5 की पावर 4 लिखा है। सर बी कितना लिखा हुआ है, तो सर लिखा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भाई। आपसे बोला है लास्ट में सी भी बताओ कितना लिखा है, तो सी लिखा है 2 की पावर x, 5 3 की पावर कितना 5 और 2 की 5 की पावर 2। जो दिया हुआ है आपसे वो दो डेटा दिया हुआ है आपको, बहुत ध्यान से देखना है आपको। और किसी का अगर आ जाए तो आंसर बता सकता है वो। तुमसे बोल रहा है कि सर इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, मेरे ख्याल से कितना दिया हुआ है इन तीनों का एलसीएम। तो आपसे बोला है सर 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 6। ओके, और आपको बोला है कि सर इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना 2। पूछता तुमसे ये है कि ये बताओ कि सर अगर ये ऐसा सीन है तो ये जो x लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये जो y लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको लगना ये चाहिए कि देखो सर एलसीएम क्या होता है, जितने फैक्टर्स है सब उठा लो और उनकी क्या लगा दो हाईएस्ट पावर। तो अगर आप इतने फैक्टर्स को उठाते तो आप बोलते सर 2 भी उठा लो, 3 भी उठा लो, 5 भी उठा लो, ठीक है 2 3 5 उठा लिया। फिर बोलता कि सर 2 की हाईएस्ट पावर दो, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 5 दिख रही है। ओहो, x क्या होगा। आप बोलोगे सर अगर x 5 हुआ तब भी चल जाएगा, 4 हुआ तब भी चल जाएगा, क्योंकि एचसीएफ तभी भी एलसीएम तभी भी कितना आएगा 5 आएगा। भाई इन तीनों की हाईएस्ट पावर यहाँ लिखी जाएगी, तो अगर 5 लिखेंगे तभी इन तीनों में हाईएस्ट पावर 5 ही रहेगी। 4 लिख देंगे तभी इन तीनों में हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 5 ही रहेगी। 3 लिख देंगे यहाँ पे तभी इन तीनों में हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 5 ही रहेगी। क्या लिखे, तो ये मेरे लिए एक सोच का विषय हो गया। उससे पहले यहाँ से चेक करेंगे, उससे पहले वाई वाले चेक कर लेते हैं। 3 के बारे में देखो, 3 लिखा हुआ है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 5, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 5, सही है। लास्ट में बचता है 5। 5 को देखो, जब आप 5 को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए। यहां पे तो 4 है, 2 है, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा 6। इसको 6 होना ही होना पड़ेगा, तभी तो इन तीनों की हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखी जाएगी। इसका मतलब एक बात तो हमें पता चल गई, और वो ये पता चल गया कि सर y कितना होना चाहिए सर 6 होना चाहिए। तो y मस्ट बी इक्वल टू कितना 6। एक काम खत्म हो गया। वहां पे मेरे पास दो ही ऐसे ऑप्शन थे जिसमें y 6 था, इसका मतलब ऐसे कट गया या ऐसे कट गया, कौन सा कटा, ये कट गया। बचे दो और, इन दोनों को करने के लिए फिर और जुगाड़ लगाइए। अच्छा काट ही दो। अब आप बोलोगे सर एक और डेटा तो दे रखा था ना हमारे पास, एचसीएफ दे रखा था। इन तीनों का जो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जितने कॉमन फैक्टर है सब उठा लो, सारे उठा लिए सर कॉमन फैक्टर 2 3 5। उसके बाद लीस्ट पावर, आप बोलोगे सर देखो 5 की जो लीस्ट पावर है वो 2 है, लगी हुई है। सर 3 की जो लीस्ट पावर है 1 लगी हुई है। सर 2 की जो लीस्ट पावर है, आप बोलोगे सर 2 की लीस्ट पावर, अरे 2 की लीस्ट पावर तो 2 लिखी हुई है, यहाँ पे 2 की लीस्ट पावर है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2। तभी तो आप बोलोगे सर 2 की लीस्ट पावर लगी है, 2 की लीस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। इसका मतलब एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ आप बोलोगे ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, एक्स कितना होना चाहिए 2 और वाई कितना होना चाहिए 6। ऐसे क्वेश्चन होगा। इस तरीके का एक और क्वेश्चन आएगा तो सर वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। आपसे बोलेगा सर देखो ए इतना दिया हुआ, बी इतना दिया हुआ, सी इतना दिया हुआ, एलसीएम दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे, बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एलसीएम क्या होता है भाई, जितने फैक्टर सब उठा लो। तो उसने 2 भी उठा लिया, उसने 3 भी उठा लिया, उसने 5 भी उठा लिया, उसने 7 भी उठा लिया।
उसके बाद बोलता है हाईएस्ट पावर लगाना चालू करो। अब 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है सर? 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है और 2 यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी दिख रही है? 5, 5 लगा हुए, सही है एकदम। अगला बोलता है 3 उठाओ सर, तो 3 देखो यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है। 3 की हाईएस्ट पावर दोनों में कहाँ लगी हुई है? यहाँ 5 लगी हुई है, इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? 5, तो 5 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको क्या लगानी है? इसकी हाईएस्ट पावर। तो बाई चांस यहाँ पे 5 की पावर लगी कितनी हुई है? 6 लगी हुई है, इसका मतलब 6 यहाँ पे है भी। अब x को क्या होना पड़ेगा? आप बोलोगे सर देखो x कुछ भी हो, 6 या 6 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 की पावर 6 हुआ तब भी इन तीनों का एलसीएम ही आएगा, अगर 5 की पावर 4 हुआ तब भी एलसीएम ही आएगा, अगर 5 की पावर 5 हुआ तब भी एलसीएम यही आएगा। इसका मतलब सर x जो कुछ भी हो वो होना क्या चाहिए सर? 6 या 6 से कम होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, और ऑल ऑफ दीज वाला सीन है यहाँ पे। तो बाई चांस यहाँ के केस में क्या है? सारे ही हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? सर 6 से बड़ा नहीं हो सकता। 7 हुआ तो अगर सर यहाँ पे लिख गया होता 5 की पावर 7, तो अब इन तीनों का एलसीएम ही थोड़ी होता, फिर यहाँ पे 5 की पावर 7 लिखा होता। तो ये एक और कला है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। वापस से ये पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं एप्लीकेशन जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के, जो इस बार हाईलाइटेड है। इसका रीजन ये है कि और सारे पैटर्न कट गए, तो इस बार ये सारे पैटर्न्स हाईलाइटेड है। जीरोस निकालना, ये निकालना, ये सारे पैटर्न्स हाईलाइटेड है। कुछ और एग्जांपल्स ही थे जो आपके एससीएफ एलसीएम से रिलेटेड है, जैसे कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बचपन से आप करते आ रहे हैं। अब वो वाले नहीं करेंगे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये वाला सीन नहीं चलेगा। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एप्लीकेशन बेस्ड ही होंगे। इस पे आएगा, नहीं तो किस पे आएगा? आपका हो सकता है यहाँ से ना आए तो कहाँ से आए, यहाँ नहीं आएगा तो उठा के केस स्टडी में पूछेगा आपसे। बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बताइए एट विच द गर्ल कैन वॉक इतने मीटर एंड इतने मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। ये क्या मतलब बोल दिया? एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट का मतलब क्या बोल दिया? अगर आप बहुत ध्यान से समझिए तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि बड़ी बड़ी स्पीड लिखी हुई है सर, यहां पे लिख देते हैं 9 लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 15। 9 लिख दिया यहां पे लिख दिया, चलो और कुछ ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। चलो सपोज उसको 9 मीटर ट्रेवल करना होता और 18 मीटर ट्रेवल करना होता। आपसे बोल रहा है कि वो स्पीड बताओ जिससे वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इसको काट दे। इसका मतलब पता चल रहा है? इसका मतलब समझो, अगर वो सपोज अगर वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट। और इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम मिलेगा? 8 मिनट। अगर वो 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो आप बोलोगे सर 3 मिनट से ऐसा होता है ना सर, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड। आप बोलोगे सर अगर इस स्पीड से चल रहा है तो कितने टाइम में जाएगा? सर 3 मिनट में 9 मीटर कर लेगा। और 18 कितने में करेगा? तो आप बोलोगे सर 6 मिनट में 18 मीटर चला जाएगा फटाफट। और अगर ये ऐसा ना हो करके इसकी स्पीड को और बढ़ा दे, कितनी कर दे? सोचो अगर इसकी स्पीड बढ़ा के हम सर 5 कर दे, अब वो अच्छा 5 छोड़ो 6 कर देते हैं। अगर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करे तो अभी भी वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। लेकिन अब वो एक जो वर्ड यूज किया है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट, उसका मतलब क्या हो गया? अगर वो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसको, दोनों को ध्यान से देखो कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर वो ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो सर यहां पे तो वो 3 मिनट में ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन जब वो यहां ट्रेवल करने आएगा तो क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर अब 1 पॉइंट समथिंग मिनट में करेगा। यही 1 पॉइंट समथिंग उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड कर दे। तो अगर यहां सपोज 12 लिखा होता, अब एग्जैक्ट कितने? 2 मिनट में डिवाइड कर देगा, यानी 2 मिनट में चला जाएगा। तो वो बोल रहा है कि सर इसका मतलब जो तुम्हें नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो नंबर्स थे जो फाइंड आउट करना है वो क्या होना चाहिए सर? वो इन दोनों से छोटा होना चाहिए और इन दोनों को क्या कर देना चाहिए? डिवाइड कर देना चाहिए। तो हमको जब तुम्हें पढ़ा रहे थे एलसीएम का कंसेप्ट और एचसीएफ का, तो बोले थे सर 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? उन दोनों से छोटा होता है और दोनों को क्या कर देता है? डिवाइड करता है। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, सीधी सीधी बात। तो आप बोलोगे सर रिक्वायर्ड स्पीड जो है, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, वो कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये कुछ और नहीं होनी चाहिए, इज गिवन बाई सर एचसीएफ ऑफ क्या सर 95 और 171। जरा इसे सिंप्लीफाई करें, इसका प्राइम फैक्टर का यूज करें
देखो बचपन वाला मेथड यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि 10th में आपसे वो चाहता है कि आप इसको इसी तरीके से करिए प्राइम फैक्टर वाले से। 5 से लेकर जाइए, कितने टाइम जाएगा भैया? एक बार 9 टाइम्स। और जाएगा क्या? नहीं। 171 को लेके जाओ, 3 से जाएगा क्या? 3 से लेकर जाएंगे कितनी बार जाएगा? तो सर 3 5, उसके बाद कितनी बार जाएगा? तो 7, फिर 3 से जाइएगा, 3 से जाएगा सर, अब 1 जाएगा और 19 जाएगा। तो सब मिला जुला के आप बोलोगे सर 171 कितना हो गया? तो 171 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू कितना? 19। आप बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 19। जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि आपको यहाँ 19 मीटर नहीं लिखना है, आप लिखिएगा सर 19 मीटर। ऑल्दो ये दोनों मीटर में है तो आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, उसके बाद लिख लेना कि हैंस रिक्वायर्ड स्पीड जो होगी वो कितनी होगी। सर जो रिक्वायर्ड स्पीड पर मिनट बोल रहा था ना, स्पीड पर मिनट जो होगी वो कितनी होगी? तो सर इज 19 मीटर पर मिनट। इतनी स्पीड से अगर वो ट्रेवल करेगा तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में ये भी और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में ये भी क्लियर कर लेगा। इसका मतलब 19 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो बोलोगे सर 5 मिनट में ये वाले डिस्टेंस कवर कर लेगा और 9 मिनट में ये वाले डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल वाली कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं आपके इरेशनल पार्ट पे। ये आपका एक मेजर पोर्शन है जो कभी 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी 3 मार्क्स में पूछ लेता है, 2 मार्क्स में इसकी इज्जत नहीं है। अपनी रेपुटेशन बना के रखा है आज तक। प्रूव दैट √3 - 2 इज एन इरेशनल नंबर। आज भी ये क्वेश्चन जब भी आएगा, बेसिक मैथ में आ गया तो 5 मार्क्स में भी आ जाता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स का कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए, जो था वो कट गया, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया इस समय। ठीक, आप बोलोगे सर कोई भी इरेशनल नंबर होता कैसा है? तो सर कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इरेशनल है। और आप अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करोगे तो वो भी आपको अभी बताया स्टार्टिंग में ही कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब जो 3 होते थे जिसमें तो 2 आपके रेशनल होते थे और एक आपका इरेशनल, कुछ इस तरीके का। सर 0.1 001 सर 0001 एंड सो ऑन। सर इसी तरीके से अगर आपसे बोले सर दुनिया में जितनी भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट है और सारे के सारे किसके? प्राइम नंबर्स के, वो भी कैसा होते हैं? इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट में 2, क्यूब रूट में 5, भी सारे के सारे। पाई भी आपका कैसा होता है सर? एक इरेशनल नंबर होता है। ई मतलब नेपियर कांस्टेंट, ये भी कैसा होता है? आपका इरेशनल नंबर होता है। एक एग्जांपल ये भी लिखा है डेसिमल वाला। तो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सर ये दोनों नहीं होते हैं आपके रेशनल, ये दोनों इरेशनल नहीं होते। क्या होते हैं फिर? ये दोनों रेशनल हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? रेशनल है। क्यों? क्योंकि सर इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो रेशनल हुआ। सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, तो ये भी कैसा हुआ? रेशनल हुआ। ये दोनों ही आपके रेशनल है, जबकि पाई कैसा होता है आपका? इररेशनल। आपको पता होना चाहिए पाई एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होता। हम अप्रॉक्स लेते हैं कि लगभग पाई किसके इक्वल है? 22/7 के या फिर 3.14 के। एग्जैक्ट थोड़ी होता है। तो ये दोनों कैसे है? रेशनल, जबकि ये कैसा है? इररेशनल। एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक और ही है। ठीक, अब इसमें एक छोटी सी थ्योरम पढ़ाई जाती है। इस थ्योरम का यूज पूरे पूरे प्रूफ में होता है कि सर अगर p कोई प्राइम नंबर है और p किसी नंबर के स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। p एक प्राइम नंबर है और p किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है 3। आप बोलोगे सर 3 जो है ना वो 225 को डिवाइड करता है। चेक करो, बिल्कुल डिवाइड करता है, चेक करिए। आप बोलेंगे तो सर 3 से काटो, कितना है? तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 70 कितना? 5। बिल्कुल डिवाइड करता है। तो आपको लगना चाहिए सर ये जो 2 to 5 है होता है क्या? सर ये 15 का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर 3 अगर 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सर 3 जो है 15 को भी डिवाइड करेगा, और बिल्कुल डिवाइड करता है। आपको पता है सर कितनी बार में डिवाइड करता है? 5 टाइम्स। तो ये आपका एक थ्योरम है कि सर अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सर वो उस नंबर को भी क्या करेगा? प्रॉपरली डिवाइड कर देगा। ये एक थ्योरम है। प्रूफ इसका नहीं है आपके सिलेबस में, तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आएगा, यूज करना है आपको। अब इसको यूज करते हुए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो सर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। प्रूफ करिए ये √2 एक इरेशनल नंबर है। सिलेबस में आपके सिर्फ 3 है, √2, √3 और √5। √7 नहीं है तो नहीं पूछेगा। जरूरी है कि सर हमेशा ऐसा पूछे? नहीं, वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रूव करिए कि √2 - 1 एक इरेशनल नंबर है। उसकी इच्छा बोलेगा सर √3 - 2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा कि सर प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। अभी आएंगे तो बताएंगे। चलो अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे।
लिखा है प्रूव करिए कि रूट टू कैसा है, ये रेशनल नंबर है। स्टेप्स आपको बचपन से याद कराए गए हैं, बचपन का मतलब क्लास 10 की स्टार्टिंग से। कैसे कि सर अगर कभी आपसे बोले कि सर प्रूव करिए कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो आप क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कि सर ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सर देखो ऐसा है, सर लेट कर लिया कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर। और अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है, इसका मतलब आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हमने लेट कर लिया कि सर रूट टू इज इक्वल टू कितना, तो चलो लेट कर लेते हैं पी बाई क्यू। भाई किसी भी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक चीज आपको जरूर लिखनी है यहाँ, पहले तो इसको वन कर लो, वो ये लिखनी है कि सर जहां पे पी और क्यू कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। इसका मतलब इस विक्के के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये को प्राइम होते हैं सर। आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है सर कुछ जुगाड़ और करते हैं, स्क्वायरिंग मारो दोनों साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा, जब दोनों साइड की स्क्वायर किया तो देखो मेरे पास कुछ ये आ रहा है, टू का स्क्वायर करोगे तो सर ये आ गया रूट टू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो मेरे ख्याल से सर पी का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर आएगा। आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, कितना हो गया सर टू क्यू का स्क्वायर। ये बहुत जबरदस्त चीज आपको बताना चाहता है, अगर किसी के नंबर के स्क्वायर में टू आ रहा है, इसके नंबर के स्क्वायर में कितना आ रहा है, टू आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर टू से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे देखो सर ऐसा है कि सर किसी नंबर का स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, टू से डिविजिबल, अभी जो थ्योरम हमने बोला था। तो आप बोलोगे देखो सर ऐसा है कि सर फ्रॉम थ्योरम सिंस p square is divisible by 2, so p must be divisible by 2 as well. भाई अगर p का स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो p भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। इसको कर लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। उससे पहले अच्छा अगर p 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि सर p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k। फटाफट लेट कर लिया भाई, अगर p 2 से डिविजिबल है, अगर 15 3 से डिविजिबल है तो आप 15 को लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू समथिंग। सेम उसी तरीके से अगर 2 आपका p आपका 2 से डिविजिबल है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ k, जहां पे आपको वापस से कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा इसको कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कर लो इक्वेशन नंबर थर्ड। वापस से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपको बताना पड़ेगा कि सर k क्या है, k इज पॉजिटिव इंटीजर। k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। आप पॉजिटिव ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो आप ऐसे लिख लो। आप बोलोगे सर यहां से जो आपने p की वैल्यू उठा ली है ना, उठा के यहां रखो जरा। तो जब ये p की वैल्यू आप उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आप बोलोगे देखो सर सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 2k कहां पे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर p की जगह आपका आ गया कितना सर 2k का कितना स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है आपके पास। तो आप बोलोगे तो सर हमारे पास आ रहा था कुछ यूं लिखा हुआ था पीछे कि सर 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर। आप बोलोगे सर मेरे ख्याल से ये हो जा रहा है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2q का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 2 से 2 कट गया, यहां से हमें मिल क्या रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां से हमें ऐसा कुछ मिल रहा है कि इस 2 से 2 को काट दो तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना q स्क्वायर। अगर हम इसको वापस से बहुत ध्यान से देखेंगे तो अब आपको लगना ये चाहिए कि देखो सर अब कुछ ऐसा खेल दिखा रहा है ये कि सर q का स्क्वायर में 2 आ रहा है, इसका मतलब q का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। और q का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो हमारी थ्योरम ये बोलती है कि q को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो बस इतनी ही चीजें आपको लिखनी थी। आप बोलोगे देखो सर देखो ऐसा है, सेंस कर लेते हैं इसको क्वेश्चन कुछ, चलो अच्छा रहने दो। तो आप बोलोगे देखो सर ऐसा है कि सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so from theorem q must be divisible by 2 as well.
अब आप बोल रहे हो ऐसा कि देखो सर, इक्वेशन नंबर इसको कर लेते हैं 3 4। आपने शुरू में ऐसा अज्यूम किया हुआ था कि मेरे पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम, और इसके साथ साथ क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ये भी ध्यान देना है आपको। सर पी और क्यू मेरे कैसे हैं, को प्राइम नंबर से। को प्राइम से इसका मतलब इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और आप ऐसा बता रहे हैं कि पी में भी 2 आ रहा है और क्यू में भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब पी और क्यू के बीच में क्या है, 2 कॉमन है। ये किस फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, ये तो उल्टा हो गया ना भाई। पीछे आपने अज्यूम किया हुआ था कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ आप बता रहे हो कि नहीं नहीं सर, यहाँ से और यहाँ से 2 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ रही है कि शुरू में आपने माना था कि ये को प्राइम है, कुछ कॉमन नहीं होगा, अब आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ कुछ तो कॉमन है। तो आप बोलेंगे देखो सर यहाँ है झोल। वो झोल क्या है कि गड़बड़ हो रहा है मामला। और क्यों गड़बड़ हो रहा है, ये सारा का सारा लफड़ा इस वजह से हो गया क्योंकि हमने क्या ले लिया था, हमने मान लिया था कि हमारा जो ये जो नंबर है √2 वो कैसा है, रेशनल। हमारा अजम्पशन ही कैसा है, गलत है, इसलिए सारा का सारा खेल हो रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे देखो सर ऐसा है कि देखो सर फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी थी ये, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फोर्थ, सर वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है कि सर देखो ऐसा है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर। किसका किसका, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका किसका। तो आप बोलोगे सर ये P एंड Q का, 2 इसमें भी आ रहा है 2 उसमें भी आ रहा है, बट ये एक चीज का कंट्राडिक्शन कर दे रहा है, वो क्या था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ये इस फैक्ट का क्या कर दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर दे रहा है कि P और Q कैसे थे, को प्राइम नंबर्स थे। आप बोलोगे सर और ये कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है, सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया हुआ था यही क्या है, यही गलत है। तो हमने बोला कि सर इन दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्यों अराइज हो रहा है, ड्यू टू आवर wrong assumption that is √2 is a rational number। अब कोई नंबर, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं होगा। अब अगर कोई भी रियल नंबर है वो अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सो √2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, बस खेला खत्म। सो √2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, इतना ही है बस। सेम इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एक क्वेश्चन यही वाले जो पैटर्न है जिसमें आपको इतना पूरा लिखना होता है, यही वाले पैटर्न आपके हार्ड होते हैं। और आप इजी वाले पैटर्न की बात करेंगे तो भी उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इस तरीके के पैटर्न्स को एक दो और देख लेते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहां पर भी कुछ और नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बोला है कि प्रूव करिए कि एक इरेशनल नंबर है। एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जहां पे वो बोलता है कि गिवन दैट, आपको ये देगा गिवन दैट √3 इज इरेशनल। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जहां पे बोलता है कि नहीं नहीं √3 इरेशनल है तो प्रूफ करो। वो क्वेश्चन आसान होता है, वो 3 मार्क्स में खत्म हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बड़े आसानी से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो आपको ये नहीं बोला हुआ है, आपसे बोल रखा है कि नहीं सिर्फ ये प्रूव करो कि √3 माइनस का 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपके लिए लेंदी अप्रोच हो गई आपका। अब इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा और इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि सर √3 मेरा कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद आप आगे खेल पाएंगे। इसको करने के दो अप्रोच है। कोई बोलता है कि हम सर इसी को मान लेते हैं कि सर ये कैसा है आपका रेशनल नंबर है। कोई बोलता है ऐसा करते हैं सर पहले हम ये शो कर दें कि √3 मेरा कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हम शुरू में ही चालू हो जाए, हम ये जैसे पीछे अभी √2 को प्रूफ किया कि इरेशनल था, सेम उसी तरीके से हम इसको प्रूफ करना चालू कर दें ये कैसा है आपका एक इरेशनल नंबर है। एक तरीका ये हमारा सबसे लेंदी जो प्रूफ है 5 मार्क्स में जो आता है वो ऐसे ही आता है। और अगर आप इसको 5 मार्क्स से नहीं करना चाहते, 3 मार्क्स से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप मान लीजिएगा कि सर ये गिवन है कि √3 आपका इरेशनल नंबर, कट जाएगा कुछ मार्क्स और क्या, ज़्यादा था क्या होगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। तो आप बोलोगे सर देखो ऐसा करते हैं
लेट कर लो कि सर ये क्या है आपका, बोला है कि प्रूव करो कि सर ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप मान लीजिए कि सर ये क्या है आपका कि एक रेशनल नंबर है। 3 पेज के आसपास होता है, यही सब कष्ट है यहाँ पे। हमने एज्यूम कर लिया कि सर ये कैसा है आपका एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है सो हम क्या लिख सकते हैं, सो तो हम लिख सकते हैं सर √3 - 2 इज इक्वल टू कितना, तो चलो लिख लेते हैं P/Q। सो करिए क्वेश्चन 1, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि सर P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, ये दोनों कैसे हैं, कोप्राइम है, एंड Q जीरो नहीं होना चाहिए। भाई सर ये आपको पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा आपका वहीं पे। आप बोलोगे सर ठीक है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको वापस से इधर ले आते हैं, तो आप बोलोगे सर देखो ऐसे हो गया √3 - 2 इज इक्वल टू √3 की फॉर्म में लेके आओ भाई, तो आप बोलोगे सर ये आएगा P/Q माइनस का कितना 2। तो बहुत ध्यान समझो, ये एक रेशनल नंबर था, इसमें से एक रेशनल माइनस हुआ, तो अब ये पूरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। यहां लिखा हुआ रेशनल और यहां पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अगर ये भी रेशनल हो जाए तो दोनों रेशनल रेशनल सही है, लेकिन अगर ये इरेशनल हो गया तो आप बोलोगे सर इधर इरेशनल लिखा है, इधर रेशनल लिखा है। एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता, खेल खत्म हो जाएगा मेरा। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि आप प्रूव कर दो किसी तरीके से कि सर √3 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है, बस काम खत्म। इतने पार्ट को हमने कर लिया कि सर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ओ 2 इधर आया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, इतने पार्ट को आप चेक करना है कि सर ये है क्या, ठीक। तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि फॉर √3 चलो ऐसे लिख दे फॉर √3 सर लेट कर लिया कि √3 कैसा है आपका एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। चलो हमने अज्यूम कर लिया कि सर ये आपका एक रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब √3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट कर लिया कि सर ये आपका A/B की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। अगर ये रेशनल है तो A/B की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, जहां हम बोलेंगे इसको कर लो इक्वेशन नंबर 4, और जहां आप बोलेंगे सर देखो एक चीज और लिखो, क्या लिखो और कि सर जहां पे A एंड B कैसे नंबर से ये को प्राइम है ये, और उसके साथ साथ सर B जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने माना है कि रेशनल नंबर है तो सर ये को प्राइम होने चाहिए और B जीरो नहीं होना चाहिए। अब बोले सर वही खेल पूरा पुराना वाला जो अभी खेल रहे थे, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड। जब आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरीके का मिलेगा, इसका स्क्वायर किया तो सर 3 मिल गया, और यहाँ पे स्क्वायर किया तो आएगा A² अपॉन में कितना B²। इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा सर A² किसके इक्वल आ गया, सर ये 3B² के इक्वल आ गया। यहां से हमें एक चीज वापस से पता चल रही है कि सर देखो वही चीज कि सर अगर A का स्क्वायर आपका 3 से डिविजिबल है तो A भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे देखो सर यहाँ पे दैट इज सर A² इज डिविजिबल बाई by 3, then from theorem A must be divisible by 3 as well. इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अगर A आपका 3 से डिविजिबल है तो हम फटाफट लेट कर सकते हैं कि सर A आपका क्या होगा, 3K क्या स्टाइल का होगा। ये भी हमने लिखा है यहाँ पे कि सर A मेरा कैसा है, A² अगर 3 से डिविजिबल है तो A भी मेरा 3 से डिविजिबल होगा, और अगर A 3 से डिविजिबल होगा तो हम A इक्वल टू 3K टाइप लिख सकते हैं बस। तो आप बोलोगे सर बस वही लेट कर लो ना बस, सर A इक्वल टू कितना 3K, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या है, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। आप बोलोगे सर हो गया, इसको उठा के रखो, तो सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल टू 3K कहाँ पे, प्रीवियस वाली इक्वेशन रखो। इन इक्वेशन क्या नाम था उसका, तो आप बोलोगे सर उस वाली इक्वेशन का नाम था इक्वेशन नंबर 3। तो जब इसमें इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, तो आपको मिलेगा इक्वेशन देखो क्या लिखी थी, आपको लिखा था सर A² इज इक्वल टू 3B²। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, कुछ यूं मिल जाएगा भाई, सर A² इक्वेशन ये थी A² इज इक्वल टू 3B²। अगर आप यहाँ पे A की जगह पे रखेंगे 3K तो ये मिलेगा आपको 3K का कितना होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3B का कितना होल स्क्वायर। आपको लगेगा सर ये आ रहा है 9K का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3B का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया भाई,
तो ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। वापस से आपके पास वही चीज आ गई, बी स्क्वायर में 3 आ रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, और अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे पता सर, थ्योरम ऐसी बोलती है। तो आप बोलोगे सर दैट इज, हमें क्या पता चल रहा है कि सर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, so b must be divisible by 3 as well। भाई b भी क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और यही खेल खराब करेगा। आप बोलो सर इसको करो इक्वेशन नंबर 4 भाई। इक्वेशन नंबर 3 आपका ये बोलता है, इक्वेशन नंबर 3 आपका बोलता है कि सर a आपका 3 से डिविजिबल है। इक्वेशन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि b भी आपका 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3 जो है वो a और b का कैसा है, कॉमन फैक्टर है। तो आप बोलोगे सर ये तो उल्टा हो गया, अभी हमने माना था कि a और b कैसे हैं, को प्राइम है, इसका मतलब इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर इसके बीच में 3 कॉमन आ रहा है, वापस से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो आप बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th आपको पता चल गया कि देखो सर ऐसा है कि सर we are getting 3 as a common factor of what, a and b। 3 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है। बट इससे तो हमारे एक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। वो क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, पर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that a and b are co-prime। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम गलत किया हुआ है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर wrong assumption। और वो रॉन्ग assumption क्या था मेरा, दैट इज √3 इज अ रेशनल नंबर। ये तो हमने गलत मान लिया, इसी वजह से सारा खेल खराब हो गया। हमने माना था √3 रेशनल है और वो गलत है। क्यों, क्योंकि आगे बढ़ने पे पता चल रहा है कि अरे सर ए और बी को प्राइम नहीं जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब √3 रेशनल नहीं है, तो फिर क्या है, सो √3 मस्ट बी एन इर्रेशनल नंबर। और अगर ये एक इर्रेशनल नंबर है तो इसको करो इक्वेशन नंबर 5th। आप बोलोगे सर यही तो चाहिए था हमें। इक्वेशन 2nd और इक्वेशन 5th को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो सर ऐसा है कि यहां लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर और यहां लिखा हुआ है रेशनल नंबर। एक इर्रेशनल एक रेशनल के बराबर हो नहीं सकता, बस यही चाहिए था हमें। तो हम बोलेंगे देखो सर बस इतना ही तो चाहिए था सर। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 5th, इक्वेशन 2nd और 5th से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ ये आ रहा है। देखो सर, अरे 4th कैसे हो गया ये, सर हमें ये मिल रहा है, वी गेट सर √3 इज इक्वल टू कितना, a बाई बी माइनस नहीं प्लस का 2 था मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार फिर से क्या था भाई, ये प्लस का 2 था। तो प्लस का 2 दैट इज, आप बोलोगे सर यहां पे लिख देना सुंदर सुंदर, आप बोलोगे सर दैट इज सर इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो साइड में कि यहां पे सर a बाई बी माइनस नहीं प्लस का 2 इज अ रेशनल क्वांटिटी। कैसे रेशनल है भाई, सिंपल सी चीज है सर, ये भी रेशनल था, 2 ऐड हो गया, अभी भी क्या है, रेशनल है। एक रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो रेशनल ही आएगा ये। लेकिन एक वापस से कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ जा रहा है कि सर एक रेशनल एक रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, तो बराबर ही नहीं होते। तो आप बोलेंगे सर बट विच इज रॉन्ग, भाई एक रेशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता। सर विच इज रॉन्ग, क्यों, बिकॉज एन irrational number never be
इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। ये कभी बराबर नहीं होता। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है सर? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया है। एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises BECAUSE because of our wrong assumption that is, क्या assumption हमने शुरू में लट किया था? तो हमने ये लट कर लिया था कि ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। बस यही खराब है। दैट इज √3 माइनस का √2 इज अ रेशनल नंबर। सो अगर ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, बस खत्म खेल। सो √3 माइनस का 2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे लॉन्ग जाएगा आपका, और ये तब लॉन्ग जाएगा जब आपसे वो बोलेगा कि सर प्रूव करो कि √3 माइनस का 2 आपका एक इरेशनल नंबर है, और आपसे वो ये नहीं बोलेगा कि गिवन दैट समथिंग इज रेशनल, ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये आपका लॉन्ग मेथड है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आएगा तो 3 मार्क्स में आता है। तो आपको कुछ इस तरीके का वो दे करके बोलेगा कि सर प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वो ऐसा देख करके बोलेगा, दिखा करके बोलेगा। अगर आपको ऐसा दिखा के नहीं बोलता तो लेंदी क्वेश्चन आएगा, फिर वो जैसे कराया वैसे आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? पहले पीछे वाला समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि एक इरेशनल नंबर है, इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर अच्छा ये एक इरेशनल नंबर है, वापस से उल्टा मान लिया हमने मान लिया कि लो लेट 3 प्लस का 7 √2/5 इज अ रेशनल नंबर। हमने अज्यूम कर लिया कि सर ये रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है देन हम क्या लिख सकते हैं सर? वी कैन राइट सर 3 प्लस का 7 √2 में कितना 5 इज इक्वल टू कितना P/Q। वही चीज वापस से लिख दी हमने। जहां पे आपको ध्यान में ये रखना है कि सर देखो यहाँ पे कुछ चीजें तो हमें एकदम रट के रखनी है कि सर P और Q कैसे हैं, यहाँ पे को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, वेयर P एंड Q मस्ट बी को प्राइम। ये को प्राइम होने चाहिए, और उसके साथ साथ Q क्या नहीं होना चाहिए सर? Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा सीन होना चाहिए। ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखे क्या सर 7 √2/5 इज इक्वल्स टू P/Q माइनस का 3। बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। आप बोलोगे सर सिर्फ √2 को छोड़िए, इसको इधर फेंकिए, इसको इधर फेंकिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर या फिर √2 इज इक्वल्स टू सर ये लिखा था P/Q माइनस का 3, और यहाँ पे जब ये 5 आएगा तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर आएगा। आप बोलोगे सर एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल सब्ट्रैक्ट हुआ, रेशनल बना, उसमें रेशनल का मल्टीप्लाई हुआ, फिर से रेशनल बन गया। तो आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा कैसा है? रेशनल नंबर है, जबकि ये कैसा है? क्या रेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे सर देखो हियर √2 इज ए, चलो इसको लिख लेते हैं हियर 5/7 इन ब्रैकेट P/Q माइनस का 3 इज रेशनल, बट √2 इज इरेशनल। ऐसा तो दिया हुआ है। कैसे पता चला सर? गिवन था, आपको दे रखा है कि सर एक इरेशनल एक रेशनल के बराबर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? रॉन्ग हो गया। तो आप बोलोगे सर विच इज रॉन्ग। चाहो तो एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो यहाँ पे दैट इज सर रेशनल इरेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल, विच इज रॉन्ग। चलो अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं। दैट इज सर irrational number is equals to rational number, which is wrong। अरे गलत है तो क्यों है? क्योंकि हमारा assumption गलत था, एंड
दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज because of our wrong assumption. और wrong assumption क्या था हमारा? That is जो भी लिखा था हमने, क्या लिखा था? 3 प्लस का 7 रूट 2 अपॉन में 5 is a rational number. Hence, सर 3 प्लस का क्या है वो 7 रूट 2 अपॉन का 5 मस्ट बी इरेशनल। भाई ये तीन तरीके के आपके पैटर्न्स हैं जो आपके सेट है। एक पैटर्न जो था पहला वाला जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि सर प्रूव करिए कि एक ये रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। दूसरा पैटर्न जो है आपका वो इतना लेंदी वाला पूछेगा जब आपसे बोलेगा कि सर रूट 3 माइनस का 2 एक इरेशनल नंबर है। ये लेंदी पैटर्न है सबसे, और सबसे जो आसान पैटर्न है वो ये पैटर्न है जब आपसे वो दे देगा कि देखो सर प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल है, लेकिन आपको दिया रहेगा सर रूट 2 साफ साफ दे देगा रेशनल इरेशनल। क्योंकि अगर ये दे देता तो मेरा काम खत्म हो जाता ना, हमें फिर ये प्रूफ नहीं करना पड़ता कि अरे यार कौन प्रूफ करने जाए, रूट 2 साफ साफ दे रखा है आपको इरेशनल नंबर है, सारा खेल इसी का तो था। तो जब ये दिया है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, हम यहीं पे लाके तोड़ के बोल देंगे कि देखो सर इधर इरेशनल इधर रेशनल, रेशनल इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारा अजम्पशन ही क्या था, गलत था। तो बस खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक, अब एक तरीके का जो इस पे केस स्टडी बनता है, अब उसकी बात कर लेते हैं, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। किस तरीके का क्वेश्चन? तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि देखो सर ऐसा है कि एन सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टूडेंट ऑफ वेरियस स्कूल्स इन 3 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज की गई है 3 सब्जेक्ट में। कैसे? सर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज की गई है। और वो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है कि सर देखो ऐसा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, हिंदी वाले जो पार्टिसिपेंट है वो कितने हैं? तो सर हिंदी वाले जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो कितने? 60 है। आप बोले ठीक है सर। इंग्लिश वाले कितने पार्टिसिपेंट है? तो सर वो 84 है। उसके बाद आप बोले सर मैथ्स वाले कितने हैं? तो सर 108 है। इसका मतलब इतने पार्टिसिपेंट्स हैं। आपसे बोलता है कि इफ द सीटिंग अरेंजमेंट इज सच दैट, अगर आपको उसको इस तरीके से बैठाना है उन लोगों को कि इन ईच रूम, हर रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, सारे रूम में, हर रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब चाहे इंग्लिश वाला बैठ रहा हो या हिंदी वाला बैठ रहा हो या मैथ वाला, सब में 10-10 बैठ रहे हैं तो 10-10 सब में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर किसी में 10 बैठ रहा है, किसी में 12 बैठ रहा है, किसी में 15 बैठना ना, सब में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठना चाहिए। एंड ऑल ऑफ देम मस्ट बी सेम सब्जेक्ट। 2 कंडीशन यहां पे लगाया है कि देखो सर ऐसा है कि पहले तो हर रूम में सेम नंबर ऑफ बच्चा बैठेगा, अगर सब में पहले में 10 बैठ रहा है तो अगले वाले में 10 ही बैठेगा। दूसरा कंडीशन ये लगाया है कि सर जो 10 बच्चा बैठेगा वो सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी या तो 10 के 10 हिंदी होने चाहिए या 10 के 10 किससे होना चाहिए, सर इंग्लिश होने चाहिए, 10 के 10 किसमें होने चाहिए, मैथ्स में होने चाहिए। ऐसा सीन बोल रहा है। आपको लगना चाहिए अच्छा डिवाइड करना एक तरीके से, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इस तरीके से हमें इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है। दिमाग में सोचो सर, अगर हमें इन तीनों नंबर को ऐसे तो बोल रहा है कि सर इन तीनों नंबर को कुछ इस तरीके से डिवाइड करिए कि सारे इक्वल 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 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे सर देखो सीन ऐसा बनना है ना कि अगर हम सबको इक्वल नंबर ऑफ क्लास में, मतलब हर क्लास में इक्वल नंबर बच्चा बैठ रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है सर कि पहले वाले नंबर को भी, कोई नंबर ऐसा है जो पहले वाले नंबर को भी डिवाइड कर दे रहा है, दूसरे वाले नंबर को भी डिवाइड कर दे रहा है, और तीसरे वाले नंबर को भी क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। सर अच्छा, एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, वो क्या होगा? वो सर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ही होगा तीनों का। आपसे बोल रहा है नहीं नहीं सर मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे बैठने चाहिए। अगले वाले में देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए इसको। इसका मतलब सर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कब आ सकते हैं? जब आपको इन तीनों का भाई ऐसा डिवाइजर जो इन तीनों का मैक्सिमम सबसे बड़ा से बड़ा डिवाइजर हो, वो कौन होगा? तो आप बोलोगे सर वो तो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। दिमाग में ऐसे बैठा के रखोगे तो बोलोगे सर वो नंबर जिससे ये तीनों ही डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ होगा, और सबसे बड़ा भी वही होता है। तो आप बोलोगे बस इतना ही खेलना है हमको, सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे हमें वो बैठाना है। क्यों बैठाना है? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्लास में मैक्सिमम स्ट्रेंथ बैठेगी,
अगर वो ये वर्ड यूज ना किया होता कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठने चाहिए क्लास में, तो आप बोलते दो दो बैठा दो। आप बोलते कि अगर दो दो बैठा दो सर, अगर दो दो बैठाओगे तो हिंदी वाले को बैठाने के लिए कितने रूम चाहिए? 30 रूम चाहिए। हर रूम में अगर दो हिंदी वाले बैठ रहे हैं तो हिंदी वाले को बैठाने के लिए कितने रूम चाहिए? 30 रूम चाहिए। सर इंग्लिश वाले को बैठाने के लिए कितनी रूम चाहिए? तो आप बोलोगे सर 42 रूम्स चाहिए। और मैथ वाले को बैठाने के लिए 54 रूम्स चाहिए होगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर सब में बैठा दो बस, तो इतने इतने रूम भी हो सकते हैं, मेरी इच्छा है हम किसी को ले जाए, लेकिन बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई, ऐसे तो कष्ट हो जाएगा हमें। बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठाओ एक क्लास में। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे रहा है और वो सबसे बड़ा भी है, इसका मतलब एचसीएफ। दिमाग में आना चाहिए क्या? एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पूछता है कि बताइए फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी सीटेड इन ईच रूम। तो आप बोलोगे सर पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल रहा है कि वो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक रूम में बैठ सकते हैं। तो सर वो कुछ और नहीं होगा, वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। अब इन तीनों का एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ गए वो तीन नंबर? 60 का एचसीएफ बताओ। अच्छा 60 को पहले फैक्टर करो। तो अब 60 का फैक्टर करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 2 आ गया, 30 आ गया, 2 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 आ गया सर। उसके बाद आप बोलोगे सर एक और करते हैं 84 का। 84 का फैक्टर किया कितना आएगा सर? 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 2 किया, फिर कितना आया? 2 आया, यहाँ 1 आया, फिर 3 किया सर, यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ गया। लास्ट में आप करेंगे सर 108 का। तो 108 का जब फैक्टर किया तो मेरे पास कितना है सर? 2 से जाएगा सर कितनी टाइम? 5 टाइम। कितना जाएगा? 4 टाइम। फिर 2 से जाएगा कितना? 27। अब किससे जाएगा सर? 3 से। मैं पता है 3 का स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरीके से चल रहा है। 60 जो मेरा लिखा हुआ है ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 है, सही है सर। 84 जो लिखा हुआ है वो क्या है मेरा? वो लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 लिखा हुआ है। और लास्ट में 108 जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मेरा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। आपको जो रिक्वायर्ड पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ क्या क्या? 60, 84 एंड 108। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वही होगा। अब इन तीनों का एचसीएफ का मतलब क्या होगा सर? जितने कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं सब उठा लो। तो आप बोलोगे सर देखो सिर्फ 2 दिख रहा था और 3, यही दो कॉमन फैक्टर्स दिख रहे थे। उसके बाद क्या लगा दो? इसकी लीस्ट पावर लगा दो। लीस्ट पावर 2 की लीस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। अच्छा ये 3 था क्या? नहीं सही था। 2 पावर लीस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। और 3 की लीस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 12 स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर आप हर रूम में 12-12 बच्चे बैठाएंगे तो हर रूम में एक तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे, उसके साथ साथ सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के भी होंगे। तो आप बोलोगे सर अच्छा ऐसी बात है, हर रूम में 12 बच्चों को बैठा रहे हो, तो ये बताओ कि हिंदी वाले बच्चे कितने रूम में बैठेंगे? 60 बच्चे हैं, 60। तो आप बोलोगे सर 5 रूम रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? हिंदी वालों के लिए। इसका बताओ इंग्लिश वालों का। तो आप बोलोगे सर 8 रूम रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? इसके लिए। और उधर लास्ट में मैथ्स वालों के लिए कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे? 9 रूम रिक्वायर्ड होगा। इतनी 3 चीजें पूछी थी। तो आप बात करते हैं यहां से फाइंड द नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड बाई मैथमेटिक्स पार्टिसिपेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन बाई। आप पूरा पूरा लिखिएगा। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ मैथ पार्टिसिपेंट्स लिखो। पार्टिसिपेंट डिवाइडेड बाई कितना सर? एचसीएफ। तो आप बोलोगे सर कितने थे? 108 थे, डिवाइडेड बाई कितना था? 12। कितना आएगा? 9। सर 9 रूम इनको रिक्वायर्ड है, वही जो भी बता रहे थे सर, 9 रूम तो इनको रिक्वायर्ड है। और भी लिखा था, ये खेल खत्म हो गया इसका। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर दिस सीटिंग अरेंजमेंट। इस सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कम से कम कितनी रूम रिक्वायरमेंट होगा? तो अभी तो वही तो हम निकाल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर देखो ऐसा है कि सर फॉर मैथ्स हमने निकाल लिया है, मैथ्स के लिए कितना रूम रिक्वायर्ड होगा? तो आपने निकाला ना अभी, 9 रूम रिक्वायर्ड था। उसके बाद इसी तरीके से करो, हिंदी के लिए कितना रूम रिक्वायर्ड होगा? तो आप बोलोगे सर हिंदी के पार्टिसिपेंट के लिए टोटल कितने लोग थे? 60। हर रूम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 12। कितना हो जाएगा? 5 रूम यहां से रिक्वायर्ड होगा सर। लास्ट में इंग्लिश भी था सर, तो इंग्लिश में कितने? 84 बच्चे हैं और हर रूम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 12 बच्चे। ये तो हुआ। कितने रूम्स रिक्वायर्ड हो गए? तो बोलोगे सर 7 7 7
7 7 7 थाला फॉर अ रीजन, काटो। 8, कैसे 8 बोल रहे हो? 7 7 7, अरे 2 से कट कर रहे हैं, देखो 6, यहां कट करो 4 2, अब काटो, कितना जा रहा है? अरे 7 रूम्स, ठीक है। टोटल कितने रूम रिक्वायर्ड है भाई? तो आप बोलोगे सर देखो टोटल रूम रिक्वायर्ड कितना हो गया, तो टोटल रूम रिक्वायर्ड आपका हो गया, ये कितना हो गया सर? 9 + 5 + 7 कितना हो गया? ये 21 रूम्स। बस ये 3 चीजें पूछा था। तो क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से बनेंगे, एचसीएफ से रिलेटेड, एलसीएम से रिलेटेड, सब मिक्स करा के पूछ सकता है आपसे किस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा। बट गॉड प्रॉब्लम अगर डालेगा तो, और अगर ऐसे क्वेश्चन ये डाल दिया, वैसे डालेगा नहीं, इसका रीजन समझो कि अगर इसकी केस स्टडी उठा के दे दिया, इसका मतलब फिर आपको वो नहीं देगा, √2 + 3 एक इरेशनल नंबर है, वो नहीं देगा। और ये आ गया, इसका मतलब वो नहीं देगा, वो आ गया तो ये नहीं देगा, दोनों में से एक ही आएगा, क्योंकि 4 मार्क्स 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। तो अगर वो दे देंगे तो ये नहीं दे पाएंगे, और ये दे देंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। ठीक, बस इतनी ही सेवाएं हैं इस चैप्टर से। आप बोलोगे सर इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मोटा मोटा आपका सिलेबस 10th का रियल नंबर का सिर्फ इतना ही है। चलिए, थैंक यू।